कोरोना जिस तरीके से पूरे भारत में फैल रहा है, रोज के 2.5 से 3 लाख केसेस आ रहे हैं। शमशान घाट कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में, ऐसे हालात में मैं आपको 2 खबर बताऊंगा जो इस देश के लिए, इस जनता के लिए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करने वालों के लिए बहुत अहम है, और वो फैसला करेंगे कि असल में उनका साथ देने वाले कौन लोग हैं, उनके हमदर्द कौन लोग हैं। वो नेता लोग जो धर्म के नाम पर उनका वोट ले लेते हैं, या उनके पड़ोसी जो सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा भुगतते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महाराष्ट्र में। मुंबई पुलिस ने एक फार्मा कंपनी को पकड़ा, जिसमें मुंबई पुलिस का कहना है कि 60,000 शीशियाँ, जो रेमडेसिविर की 60,000 शीशियाँ थी, वो उनको बाहर एक्सपोर्ट करने वाले थे। बताया जा रहा है कि जब ब्रुक फार्मा कंपनी के मालिक डोकानिया को मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई, तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस वहां पर उनकी हिमायत के लिए पहुंच गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपनी रेमडेसिविर की 60,000 शीशियाँ एक्सपोर्ट करने वाली हो, उसकी हिमायत के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ जहां मोदी और अमित शाह की रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो रेमडेसिविर की तस्करी करने वाले थे या एक्सपोर्ट करने वाले थे, देश से बाहर भेजने वाले थे, उनकी हिमायत में थाने पहुंच जाते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मामला दूसरा था और इस पर महाराष्ट्र की हुकूमत और एनसीपी सियासत कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। वहीं दूसरी एक खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस के भतीजे की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरी विंडो में कि देवेंद्र फडणवीस के भतीजे जो वैक्सीन ले रहे हैं। अब इन पे आरोप लगा है कि ना तो ये कोरोना वॉरियर है, ना इनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, ना ये कोरोना फ्रंटलाइनर है, तब इनको वैक्सीन क्यों ली गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है कि आखिर कैसे देवेंद्र फडणवीस के भतीजे, जो जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उनको वैक्सीन मिल गई, जबकि एक आपराधिक मामला है, जघन्य अपराध है कि आप ना तो कोरोना वॉरियर है, ना कोरोना फ्रंटलाइनर है, ना आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, फिर आपको कोरोना वैक्सीन क्यों दी गई। जहां एक तरफ लोग कोरोना वैक्सीन के चलते, रेमडेसिविर ऑक्सीजन के चलते अस्पतालों में मरने को तैयार है, वहीं देवेंद्र फडणवीस के भतीजे कोरोना वैक्सीन लगाकर उन लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं जो अस्पतालों में मरने को मजबूर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाचा विधायक हैं हमारे। अब ये फोटो देखिए, इस फोटो में एक महिला, बुजुर्ग महिला है जो अपने बेटे को ई रिक्शा में लेकर जा रही है। ये फोटो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी की बताई जा रही है, जिनकी अस्पताल में बेड न मिलने के चलते मौत हो गई। ये बहुत ही अफसोसनाक और बेहद ही चिंताजनक है कि हमारे प्रधानमंत्री जहां बंगाल में चुनावी रैलियों में मशगूल है, वहीं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका क्षेत्र है, वहां पर लोग सड़कों पर मर रहे हैं। अब जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उससे आप सहम जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे कि किस तरीके से यूपी में लोग सड़कों पर मर रहे हैं। और जो हिंदुत्व के नाम पे वोट करते थे, जो आरएसएस, योगी और मुसलमानों को गाली देकर अब तक मजे ले रहे थे, उन लोगों की क्या हालत हो चुकी है। जरा इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। ये एक यूजर हैं शशांक दीक्षित, इन्होंने 2020 में लिखा था कि एवरी स्टेट नीड्स योगी नाउ। जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब मुसलमानों पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब ये ट्विटर यूजर लिख रहा था कि आज हर स्टेट को, हर राज्य को योगी की जरूरत है। उसके बाद 12 अप्रैल को इन्होंने लिखा, ओनली एंड ओनली संघ कैन हेल्प मोबिलाइज पीपल टू गेट वैक्सीनेट इन लार्ज नंबर इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। आई एम श्योर समथिंग वुड हैव बीन प्लान्ड आरएसएस। अब एक दिन पहले इनके रिलेटिव्स बीमार पड़ जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये यूजर ट्वीट करते हैं सलभ मणि त्रिपाठी को, जो योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। सलभ मणि जी हेल्प,
सलभ मनी जी रिप्लाई करते हुए लिखते हैं नोटेड। फिर ये दोबारा ट्वीट करते हैं, रिप्लाई करते हैं ऑक्सीजन लेवल एट 46 नाउ सर प्लीज डू समथिंग। उसको रिट्वीट करते हुए कोट एंड कोट में लिखते हैं मर गई मौसी, नोट कर लो ये भी। दूसरे ट्वीट में ये लिखते हैं मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, बिना प्लाज्मा के। सलभ मनी त्रिपाठी को टैग करते हुए मैं भीख मांगता रहा, कुछ नहीं किया आपने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर गई मौसी मेरी बिना इलाज के, कोई मदद नहीं किया, मैं भीख मांगता रह गया। तो ये इस युवा ने लिखा है जो अभी एक हफ्ते पहले तक आरएसएस और बीजेपी और योगी की तारीफें करते थक नहीं रहे थे। जब इनके साथ बीती, जब इनको पता चला कि इनके इलाज के लिए कोई आगे नहीं आया और अस्पतालों में जो अंधेर गर्दी मची हुई है, अस्पतालों की जो किल्लत है, कमी है, वो उसके चलते इन्होंने अपनी मौसी खो दी। लेकिन ये वही लोग हैं जो मुसलमानों पर गोलियां चलाने के चलते वोट देते हैं। इन्होंने कभी वोट नहीं दिया होगा अस्पताल, स्कूल और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए। इन्होंने कभी सत्ता से सवाल करना जायज़ नहीं समझा, लेकिन आज जब इनका अपना चला गया तो ये आज भीख मांग रहे हैं। और जो सत्ता में बैठे जिनको इन्होंने वोट दिया था वो इनको सुनने को तैयार नहीं है। तो सोचना होगा आपको कि हम किस दौर में आ चुके हैं, हमने कैसी ज़िंदगी अपनी बना ली है। वहीं दूसरी खबर मैं बता दूं, मुंबई के शाहनवाज शेख जो फ्री में कोरोना वो रूम बनाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये वीडियो आप ज़रा देखिए। और देखिए मैडम, हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले अगर हमें दिन में 50 कॉल आते थे, अभी 500 कॉल आ रहे हैं। 500 कॉल्स एक दिन में आपको ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं? जी, और उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगा। तो देखा आपने, एक तरफ वो लोग हैं जो कोरोना की तस्करी करने वालों के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको मुसलमान होने की सज़ा मिलती है, लेकिन फिर भी वो लोग कोरोना जैसी महामारी में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एक दूसरी खबर ये देखिए, ये भी मुंबई के एक इलाके की खबर है जिसमें एक मौलाना है जो कुर्ते पजामे में, वो भी लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ये खबर देखिए, मस्जिद में ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया गया है जहां से लोग फ्री में ऑक्सीजन ले सकते हैं। आज ऐसे हालात में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुसलमानों को सबक सिखाने के नाम पर वोट दिया था, दलितों का आरक्षण ख़त्म करने पर वोट दिया था, वो भी आज इसको झेल रहे हैं। शशांक जैसे कितने युवा हैं जो आज कोरोना के चलते अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को खो चुके हैं। उनके साथ हमारी संवेदना है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में रोजगार और स्वास्थ्य, हेल्थ के बुनियाद पर, हेल्थ के मुद्दों पर वोट दे और ऐसे लोगों को चुने जो यकीनन लोगों की परवाह करते हैं। नहीं तो इस देश को बर्बाद तो हो ही चुका है और बर्बाद होने में, ख़त्म होने में बहुत दिन बाकी नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव ने तबाही मचा रखी है। कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई हैं, एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों में जगह न मिलने के कारण लोग बाग फुटपाथ पर ही अस्थियां जला रहे हैं। तो ये बड़ी ही संवेदनशील हालत है इस टाइम, जिसको लेकर हमें और आपको गंभीर होना होगा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की ज़रूरत है। नहीं तो सत्ता में जो बैठे गिद्ध हैं वो आपको हिंदू मुसलमान पर लड़ाते रहेंगे। और मुझे पता है कि आज जो कोरोना में ये हालत झेल रहे हैं, कल यही फिर से मुसलमानों को गाली देंगे, फिर से दलितों के आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे और फिर से योगी योगी और मोदी मोदी कर कर उनको सत्ता में बिठाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।